हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लास में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे असंचयी शोधन कोश विधि के बारे में और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को भी हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि असंचयी शोधन कोश विधि होती क्या है। तो देखिए, जैसा कि लिखा है कि ऋण पत्रों के भुगतान की इस विधि के अंतर्गत विनियोग पर प्राप्त ब्याज न ही सिंकिंग फंड खाते में हस्तांतरित किया जाता है और न ही इसे पुनर्विनियोग किया जाता है। इस ब्याज को सामान्य विनियोग पर अर्जित ब्याज मानकर लाभ हानि खाते में जमा किया जाता है। देखिए, ये सिंपल सा है। इसका मतलब क्या हो, तो इसका मतलब समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सिंकिंग फंड विधि यानी कि शोधन कोष विधि क्या होती है। तो जिसके लिए हमने अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम आपको सिंपली समझा देते हैं। जैसे कि शोधन कोष विधि में क्या होता है कि हम लोग एक निश्चित राशि जो है वो अपने पीएल स्टेटमेंट में से निकाल के हर साल सिंकिंग फंड में डालते थे। फिर उस राशि को इन्वेस्ट किया जाता था और उस इन्वेस्टमेंट पे हमें ब्याज मिलता था। जो ब्याज मिलता था उसे भी हम लोग हर साल क्या करते थे, इन्वेस्ट करते थे। तो उसे हम लोग बोलते थे शोधन कोष विधि, जो कि मेनली होता था संचयी शोधन कोष विधि। देखिए, शोधन कोष विधि दो टाइप के होते हैं, एक संचयी और एक असंचयी। तो जो संचयी शोधन कोष विधि होती है उसे नॉर्मली हम लोग शोधन कोष विधि के नाम से ही जानते हैं। और उसमें क्या होता है, उसमें जो विनियोग हम लोग करते हैं उस पे हमें ब्याज मिलता है और उस ब्याज को भी हम लोग क्या करते हैं, अगले साल इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन असंचयी शोधन कोष विधि क्या होती है, इसमें बस थोड़ा सा फर्क इतना है कि जो विनियोग होता है इस पे पहली बात कि ब्याज नहीं मिलता है, और जब ब्याज ही नहीं मिलेगा तो उसे शोधन कोष में यानी कि सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करने की बात भी नहीं आएगी। जब वो सिंकिंग फंड में ट्रांसफर ही नहीं होगा तो फिर सॉरी, यहाँ गलती हो गई कि असंचयी शोधन कोष विधि में क्या होता है, ब्याज तो मिलता है लेकिन उस ब्याज को हम लोग क्या करते हैं, सिंकिंग फंड में ट्रांसफर नहीं करते हैं। और जब सिंकिंग फंड में ट्रांसफर नहीं होगा तो उसे हम लोग अगले साल जो है इन्वेस्ट भी नहीं करेंगे। बस इतना फ़र्क होता है कि ब्याज जैसा कि आपको संचयी शोधन कोष विधि में भी मिलता था, यहाँ पे मिलेगा। बस संचयी शोधन कोष विधि में क्या होता है कि उस ब्याज को हम लोग सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करते हैं और सिंकिंग फंड में ट्रांसफर होने की वजह से वो अगले साल इन्वेस्टमेंट के साथ इन्वेस्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ब्याज तो मिलेगा बट इसे सिंकिंग फंड में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, और जब सिंकिंग फंड में ये ट्रांसफर ब्याज नहीं होगा तो इसका इन्वेस्टमेंट भी अगले साल में नहीं होगा। बस इतना सा ही यहाँ पर फ़र्क है। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस विधि के अंतर्गत कौन कौन सी जर्नल एंट्री होती है। तो जर्नल एंट्री की अगर हम लोग बात करें तो जर्नल एंट्री सेम वही जर्नल एंट्रीज होती हैं असंचयी शोधन कोष विधि में, जो कि आप लोग नॉर्मली शोधन कोष विधि में करते हैं, जो कि इसका एक सेपरेट वीडियो हम बना करके पहले से भी डाल चुके हैं, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम लोग बात करेंगे असंचयी शोधन कोष विधि में कौन कौन सी जर्नल एंट्री होती है। तो सिंपल सा वही सारी जर्नल एंट्री होगी, बस थोड़ा चेंज से क्या, तो सबसे पहले तो सेम एंट्री होगी प्रथम वर्ष के अंत में, जब हम लोग पीएल स्टेटमेंट में से सिंकिंग फंड में एक निश्चित राशि जो है वो ट्रांसफर करते हैं और फिर उस राशि का जो होता है क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करने की एंट्री कर देंगे, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट या फिर डिवेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट करके टू बैंक अकाउंट करेंगे। ठीक, ये एंट्री सेम रहेगी। उसके बाद शोधनीय वर्ष तक या प्रत्येक वर्ष के अंत में हमें ये जर्नल एंट्री करनी। क्या, तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट ईयर के लास्ट में सबसे पहले एक निश्चित राशि सिंकिंग फंड में ट्रांसफर हुई। ठीक, उसके बाद उस जो राशि सिंकिंग फंड में ट्रांसफर हुई उसका हमने इन्वेस्टमेंट किया। ठीक, ये हम लोग कर लिए। अब उसके बाद दूसरे साल से क्या एंट्री स्टार्ट होगी कि जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है पिछले साल उस पर हमें क्या होगा, वर्ष के अंत में जो है वो क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ पे है ना, इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का, तो इंटरेस्ट करने की एंट्री करेंगे। अब यहाँ पे जो चेंज है वो क्या कि असंचयी शोधन कोष विधि जो होती है उसमें जो इंटरेस्ट हमें मिला है वो सिंकिंग फंड में ट्रांसफर नहीं होता। तो इस कंडीशन में असंचयी शोधन कोष विधि केस में ये जर्नल एंट्री जो है वो नहीं की जाएगी। ठीक, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट मिलने की एंट्री करेंगे, सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करने की एंट्री नहीं करेंगे। बस ये ही यहाँ पे इतना चेंजेस है। अब जब इंटरेस्ट हमें मिल गया इसके बाद क्या एंट्री, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, फिर दूसरे साल के लास्ट में भी हम लोग क्या करेंगे, फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएल से एक निश्चित राशि जो हमें क्वेश्चन में दी रही होगी वो डालेंगे, किसमें, सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करेंगे। ये प्रोसेस कब तक चलेगा, जब तक कि हमारे इन्वेस्टमेंट जो हमारा डिवेंचर है उसका भुगतान नहीं हो जाता। ये प्रोसेस हमें हर साल करना है। उसके बाद शोधनीय वर्ष से एक वर्ष पहले तक हर वर्ष के अंत में, यानी कि जिस साल अगर मान लीजिए हमें 2014 में ऋण पत्रों का भुगतान करना है तो 2013 तक हम लोग क्या एंट्री करेंगे, इन्वेस्टमेंट की एंट्री हम लोग हर साल करते रहेंगे। ठीक है, जब तक कि हमें ऋण पत्रों का भुगतान नहीं करना है उसके एक वर्ष पहले तक। और लास्ट में जिस साल हमें ऋण पत्रों का भुगतान करना है उस वर्ष सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि उस वर्ष क्या होगा कि सबसे पहले जो हमने इन्वेस्टमेंट लिया था उसे हम लोग बेच देंगे, उससे हमें राशि प्राप्त हो जाएगी। उस राशि को जब हम लोग प्राप्त करेंगे तो इन्वेस्टमेंट को बेचने पे या तो हमें प्रॉफिट हुआ होगा या तो लॉस होगा। अगर प्रॉफिट हुई है तो एंट्री होगी सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट, अगर लॉस हुआ है तो एंट्री होगी सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, इन दोनों में ही जो भी कंडीशन हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा उस कंडीशन के हिसाब से हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, अब ऋण पत्रों की भुगतान की एंट्री कर देंगे। अगर सममूल्य पे भुगतान हो रहा है तो डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कर देंगे, और अगर प्रीमियम पे भुगतान हो रहा है तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री कर देंगे। जब डिबेंचर्स के भुगतान की एंट्री हो जाएगी तो अगर जिन ऋण पत्रों का हमें भुगतान करना था वो जब निर्गमित किए गए थे उस टाइम पर अगर वो डिस्काउंट पे निर्गमित किए गए थे, ठीक है, कटौती पे निर्गमित किए गए थे, तो एंट्री जो हो जाएगी वो हो जाएगी सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू लॉस और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ये एंट्री हम लोग कब करेंगे, लास्ट में करेंगे, यानी कि डिबेंचर्स के भुगतान के बाद करेंगे। और किस कंडीशन में करेंगे, अगर उन ऋण पत्रों का भुगतान जो निर्गमन हुआ है वो कटौती पे हुआ रहा होगा तो।
ठीक। अब सबसे लास्ट में एक एंट्री बचती है, वो है सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट और टू जनरल रिजर्व अकाउंट। ये एंट्री क्यों करेंगे? ये एंट्री सबसे लास्ट में की जाती है सिंकिंग फंड की जो बैलेंस होती है उसको ट्रांसफर करने के लिए। तो देखिए, ये जो कैपिटल रिजर्व है, इसमें जो इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट हुआ है उस हिस्से को कैपिटल रिजर्व अकाउंट के अंतर्गत दिखाते हैं, और उसके अलावा जो राशि बची है उसे जनरल रिजर्व में दिखाते हैं। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं बैलेंस फिगर ऑफ सिंकिंग फंड, इसमें दिखाते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि टोटल हमें 15,000 हमारी सिंकिंग फंड का बैलेंस शो हो रहा है, जिसमें से कि 1,000 जो है कि प्रॉफिट हुआ है हमें इन्वेस्टमेंट के सेल पे, तो 1,000 रुपये हम लोग कैपिटल रिजर्व में दिखाएंगे, बाकी जो 14,000 रहेगा वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करके दिखाएंगे। ठीक है। तो ये सारी जनरल एंट्री होती है कब? असंचयी शोधन कोष विधि के अंतर्गत। तो सिंपल सा आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हर साल क्या करेंगे कि पीएल स्टेटमेंट में से हर साल राशि जो है वो सिंकिंग फंड में ट्रांसफर होगी। सिंकिंग फंड की जो राशि है उसको हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे हर साल। ठीक, इन्वेस्ट करेंगे तो इस पर क्या होगा, इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है। ये प्रोसेस जो है, बस इतना ही प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जिस साल भुगतान करना है उस साल तक। ठीक। तो उस साल तक ये एंट्री चलती रहेगी, और सबसे लास्ट में जिस साल हमें भुगतान करना है उस साल, अब इसके बाद क्या एंट्री होगी, इंटरेस्ट मिलने के बाद तो इन्वेस्टमेंट जो होगा वो इन्वेस्टमेंट सोल्ड करने की एंट्री करेंगे। फिर उसके बाद प्रॉफिट हुआ हो या लॉस हुआ हो इन्वेस्टमेंट को सोल्ड करने पे उसकी एंट्री करेंगे, और लास्ट में फिर डिवेंचर्स का हम लोग क्या करेंगे, पेमेंट की एंट्री कर देंगे, और एकदम लास्ट में क्या होगा, सिंकिंग फंड के बैलेंस को कैपिटल रिजर्व या जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। इतनी एंट्री हमें करनी होती है इसके अंतर्गत। ठीक। तो आई होप कि आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए आपको सबसे पहले सिंकिंग फंड विधि के अंतर्गत कौन कौन सी जनरल एंट्री होती है, इससे समझ हमने एक वीडियो पहले से डाला हुआ है, वो जाकर के अगर आप लोग देख लेंगे तो आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है। अब चलिए इसे समझ एक हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसा कि हमारे एस एम शुक्ला बुक का क्वेश्चन नंबर 47 जो है वो असंचयी शोधन कोष विधि समझ है, तो इसे देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि 1 अप्रैल 2017 को गोल्डी लिमिटेड ने 1200 रुपये वाले 8% ऋण पत्र निर्गमित किए। इन ऋण पत्रों का शोधन जो है वो 4 वर्षों के बाद होना है। इनके शोधन के लिए असंचयी ऋण पत्र शोधन कोष का निर्माण किया गया। 31 मार्च 2021 को विनियोग जो है वो 87,000 रुपये के बेचे गए। इस बिक्री से पहले बैंक शेष जो है वो 25,000 रुपये था। विनियोग पर जो ब्याज है वो 2018-19, 19-20 और 20-21 के लिए क्रमशः 2,100, 4,200 और 6,300 प्राप्त हुआ। कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक खाते हमें तैयार करने। ठीक है। तो देखिए, असंचयी शोधन कोष विधि जो है वो आपके संचयी शोधन कोष विधि के कंपैरिजन में काफ़ी इजी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहली बात कि हमें देखिए इस क्वेश्चन में कोई एक निश्चित राशि जो निकालनी है वो निकालने के लिए नहीं कहा गया है। यहाँ पर हम लोग जो एक निश्चित राशि निकाली जाती है उसे दूसरे तरीके से निकालते हैं। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसे देखेंगे। और अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे 1200 रुपये वाले ऋण पत्र, यानी कि टोटल हमारे ऋण पत्र कितने के, 1,20,000 के हैं, और जो विनियोग है वो कितने में बेचे गए थे, 87,000 में बेचे गए थे। और इस विनियोग को बेचने से पहले जो बैंक बैलेंस था वो कितना था, 25,000 रुपये था। ब्याज जो है वो हर साल का हमें अलग से दिया हुआ है, तो ये ब्याज हमें अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आवश्यक खाते हमें तैयार करने, तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से अकाउंट तैयार होंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग गोल्डी लिमिटेड की बुक में सिंकिंग फंड अकाउंट बनाएंगे। ठीक है। सिंकिंग फंड अकाउंट में हम लोग को क्या करना होता है कि एक निश्चित राशि हर साल के अंत में क्या होगा, सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करते हैं। कहाँ से? पीएल स्टेटमेंट में से ट्रांसफर करेंगे। अब कितनी राशि ट्रांसफर होगी, तो देखिए टोटल हमारे ऋण पत्र है 1,20,000 के। ठीक। तो हमें भुगतान कितना करना होगा, 1,20,000 ही भुगतान करना होगा। अब क्वेश्चन में तो बोला नहीं कि प्रीमियम पे, तो हम लोग क्या मान के चलेंगे कि सम मूल्य पे ही भुगतान होगा। तो 1,20,000 के ऋण पत्र है हमारे पास, तो हमें पेमेंट भी कितना करना होगा, 1,20,000 का। अब इस 1,20,000 को उसे कितने सालों में पेमेंट करना है, तो बोला है 4 सालों में। ठीक है। 4 सालों में पेमेंट करना है। तो जब हम लोग इस 1,20,000 को 4 साल से डिवाइड करेंगे तो एक साल में अगर हम लोग कितना आएगा, 30,000। तो अगर हम लोग हर साल 30,000 रुपये अपने पीएल स्टेटमेंट में से निकाल के सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करेंगे तो लास्ट में हमारे पास 1,20,000 रुपये हो जाएंगे, और इससे हम लोग क्या करेंगे, अपने जो डिबेंचर्स हैं उनका भुगतान कर पाएंगे। ठीक है। ये सिंपल सी चीज़ है कि जितना हमें भुगतान करना है और जितने साल बाद भुगतान करना है उसे हम लोग डिवाइड करेंगे, जितना आएगा उस राशि को हमें हर साल पीएल स्टेटमेंट में से निकाल के कहाँ ट्रांसफर करना है, सिंकिंग फंड में। ठीक। अब इस आधार पर एंट्री क्या होगी, तो देखिए निर्गमन कब हुआ है, 1 अप्रैल 2017 को। तो 1 अप्रैल 2017 का लास्ट डेट क्या आएगा, वर्ष का अंतिम दिन कौन सा रहेगा, तो 31 मार्च 2018। तो 31 मार्च 2018 को हम लोग पीएल स्टेटमेंट में से कितना निकालेंगे, 30,000 रुपये। किस में ट्रांसफर होगा, सिंकिंग फंड में। तो इसलिए यहाँ पे 31 मार्च 2018 को बाई पीएल स्टेटमेंट कर देंगे। कितने रुपये, 30,000 रुपये। बैलेंस सीडी भी हमारा 30,000 रहेगा। फिर आएंगे अगले साल 2018 1 अप्रैल को, बैलेंस बीडी हमारे पास पहले से है 30,000 रुपये। और 2019 यानी कि इस वर्ष का लास्ट डेट 2019 31 मार्च को हम लोग फिर से 30,000 रुपये निकाल के सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करेंगे। तो अब टोटल हमारे पास 31 मार्च 2019 को जो है वो सिंकिंग फंड का बैलेंस कितना हो गया, 60,000 रुपये हो गया। फिर अब उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर तीसरे साल 1 अप्रैल 2019 को हमारे पास 60,000 का बैलेंस बचा हुआ है, और 31 मार्च 2020 को हम लोग फिर से 30,000 रुपये पीएल स्टेटमेंट में से सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करेंगे। तो अब हमारे पास टोटल बैलेंस बचता है 90,000 रुपये। ठीक। अब इसके बाद क्या होगा, फिर चौथे साल में 1 अप्रैल 2020 को हमारे पास 90,000 का बैलेंस है, और 31 मार्च 2021 यानी कि इस वर्ष का लास्ट डेट को हम लोग फिर से 30,000 रुपये पीएल स्टेटमेंट में से सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करेंगे। तो टोटल हमारे पास हो गया 1,20,000। ये जो 1,20,000 रुपये हमारे पास हुए हैं उन्हें तो हम लोग दिखाएंगे। साथ में हमें क्या करना होगा कि क्वेश्चन में बोला है
कि जो हमारे इन्वेस्टमेंट हैं वो 87,000 में बेचे गए हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट जो है वो 87,000 में बेचे गए हैं। तो अब उस इन्वेस्टमेंट को बेचने पे हमें लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, ये तो हमें पता चलेगा सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट जब हम लोग बनाएंगे तो उससे पता चलेगा। तो अभी हमने बनाया हुआ है तो उससे हमें पता चला कि हमें 3,000 का लॉस हुआ है। तो उस लॉस को हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, इन 2021 31 मार्च को टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना 3,000 का लॉस हुआ था उसे दिखाएंगे, और बाकी 1,20,000 में से 3,000 रुपये लॉस निकल के बाकी जो बचा 1,17,000 रुपये वो किस में ट्रांसफर हो जाएगा, टू जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। ये 3,000 कैसे आया है लॉस का, ये अभी हम लोग आगे वाले अकाउंट में देख लेते हैं, ठीक है। तो सिंकिंग फंड अकाउंट में हम लोग सिंपल सा बस इतनी ही चीज़ें हमें दिखानी होंगी। इंटरेस्ट जो है सिंकिंग फंड पे मिला है हमें इन्वेस्टमेंट पे, वो हम लोग यहाँ पे नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर उसको सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करना ही नहीं है। तो इस अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, एक निश्चित राशि पीएल स्टेटमेंट में से निकालेंगे और सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करने के लिए दिखाएंगे। बस इतना ही हमें यहाँ पे दिखाना है। अब हम लोग बनाएंगे सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो उसे भी देख लेते हैं। तो देखिए सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में भी सेम वही प्रोसेस रहेगा। देखिए पीएल स्टेटमेंट में से हमने पहले राशि निकाली, उसको सिंकिंग फंड में ट्रांसफर किया। अब उस राशि को हम क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। कब से करेंगे, तो प्रथम वर्ष के अंत से ही करना चालू करेंगे। तो पहले साल का अंत कौन सा है, 31 मार्च 2018। तो 31 मार्च 2018 को टू बैंक अकाउंट हो जाएगा, यानी कि एंट्री क्या हुई होगी, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये इन्वेस्टमेंट करने की एंट्री हुई होगी। तो उस हिसाब से हमारे यहाँ पे टू बैंक अकाउंट जाएगा कितना, तो जितनी राशि पीएल स्टेटमेंट में से सिंकिंग फंड में ट्रांसफर होती है उतनी ही राशि का हम लोग इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। तो उतना 30,000 रुपये दिखा देंगे। बैलेंस शीट हमारा 30,000 हो गया। फिर अगले साल बैलेंस पीडी 30,000 रुपये है। फिर इस साल के दूसरे साल के अंत में भी हम लोग 30,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट फिर से करेंगे। तो टोटल हमारा बैलेंस शीट हो गया 60,000 का। फिर तीसरे साल में भी हमारे पास 60,000 पहले से है इन्वेस्टमेंट का, और तीसरे साल के अंत में फिर से हम लोग 30,000 का इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो टोटल हमारा बैलेंस शीट हो गया 90,000 का। आते हैं लास्ट ईयर में। तो लास्ट ईयर में हमारे पास बैलेंस बीडी जो है, टोटल हमारे पास इन्वेस्टमेंट का बैलेंस है 90,000। और अभी अभी हमने आपको समझाया था कि जिस साल हमें ऋण पत्रों का भुगतान करना है उसके 1 वर्ष पहले तक ही सिर्फ और सिर्फ हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। उस वर्ष इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे जिस साल हमें भुगतान करना है। तो जैसे इस हमें भुगतान कब करना है, 2020-21 में ही भुगतान करना है, यानी कि 31 मार्च 2021 को हमें भुगतान करना है। तो इस साल क्या होगा, इन्वेस्टमेंट हम लोग नहीं करेंगे। इस साल हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट को बेच देंगे, ठीक है। इसलिए चौथे साल में हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। चौथे साल में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे। तो 87,000 में बेचा गया है, और आप देखिए आपके पास इन्वेस्टमेंट कितने के हैं, 90,000 के, और आप उसको बेच रही 87,000 में, तो हुआ ना 3,000 का लॉस। तो उस 3,000 के लॉस को कहाँ ट्रांसफर करते हैं, सिंकिंग फंड अकाउंट में। इसी चीज़ को हमने अभी सिंकिंग फंड अकाउंट में दिखाया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट हम लोग बना लेंगे। अब इसके बाद क्या बनाएंगे हम लोग डिबेंचर्स अकाउंट। तो डिबेंचर्स अकाउंट जब बनाएंगे तो 1 अप्रैल 2017 को जब हमने ऋण पत्र निर्गमित किए थे तो एंट्री क्या हुई होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। तो उस हिसाब से यहाँ पे 1 अप्रैल को बाई बैंक अकाउंट हो गया। कितने का ऋण पत्र था, 1,20,000 का। तो बैलेंस शीट हमारे पास 31 मार्च 2018 को कितना रहेगा, 1,20,000 का रहेगा। और यही CDBD का केस जो है वो कब तक चला आएगा, 2020 तक। तो हमने डायरेक्टली दिखा दिया 1 अप्रैल 2020 को हमारे पास बैलेंस बीडी कितना बचा है, 1,20,000 के ऋण पत्र थे, और 31 मार्च 2021 को हमने उसका भुगतान कर दिया। कितने में, 1,20,000 रुपये से ही भुगतान भी कर दिया। तो ये था हम लोग का डिबेंचर्स अकाउंट। अब एक लास्ट अकाउंट में हम लोग बनाएंगे इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट का, तो उसे भी देख लेते हैं। तो देखिए इंटरेस्ट जब हमें सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में मिलता है तो एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो उस हिसाब से हमें जो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बाई बैंक अकाउंट। और कब करेंगे, 31 मार्च 2019 को। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जो 1 अप्रैल 2017 को निर्गमन हुआ था, और हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट कब से करना प्रारंभ किया, तो 31 मार्च 2018 से। तो 1 साल बाद ही ना इंटरेस्ट मिलेगा। तो 31 मार्च 2018 को हमने इन्वेस्टमेंट किया, तो 1 साल बाद क्या आएगा, 31 मार्च 2019। तो दूसरे साल से हमें इन्वेस्टमेंट पे जो है वो क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। तो कितना ब्याज मिला वो मैं क्वेश्चन में दिया है। तो पहले साल में हमें 2,100 रुपये का ब्याज मिला था, और उस ब्याज को हमने अभी आपको बताया था कि जो असंचयी शोधन कोष विधि में जो हमें ब्याज मिलता है विनियोग पर, उसको हम लोग साधारण ब्याज मान के किस में ट्रांसफर करते हैं, लाभ हानि खाते में। तो वही यहाँ पे पीएल स्टेटमेंट में इस ब्याज को हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो सबसे पहले हमें 31 मार्च 2019 को ब्याज मिला कितना, बाई बैंक अकाउंट 2,100 रुपये मिला। फिर उस ब्याज को हमने उसी डेट पे किस में ट्रांसफर कर दिया, पीएल स्टेटमेंट में। इसका बैलेंस यहीं पे समाप्त हो गया। सेम उसी तरीके से फिर 2020 में हमें कितना मिला, 4,200 रुपये, उसको भी हमने पीएल स्टेटमेंट में ट्रांसफर कर दिया। और तीसरे साल भी हमें कितना मिला, 6,300 रुपये मिले, इसको भी हमने पीएल स्टेटमेंट में ट्रांसफर कर दिया। सिंपल सा ये अकाउंट हमें यहाँ पे बनाना था, ठीक है। तो ये था हमारा असंचयी शोधन कोष विधि संबंधित एक न्यूमेरिकल। आई होप कि आपको असंचयी शोधन कोष विधि का कॉन्सेप्ट और ये न्यूमेरिकल काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।